हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस करंट अफेयर्स के सेशन में। और ये डेली भी जो भी न्यूज़ है आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो आइए डिस्कस करते हैं जो भी रिसेंट में चीज़ें हो रही हैं और कौन-कौन सी चीज़ें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। अब इसमें जो हमारी सबसे पहली न्यूज़ है, ये आपकी रिलेटेड है। सबसे पहला एडॉप्शन अवेयरनेस मंथ के बारे में बात कर रहा है, दैट मीन्स दत्तक ग्रहण जागरूकता माह। अब ये है क्या? जैसे आपने एक नाम सुना होगा, पोषण माह की बात होती है। पोषण माह जो सितंबर का महीना होता है, ये पूरा का पूरा पोषण माह कंसीडर किया जाता है और पहला हफ्ता पोषण वीक दिया जाता है। सेम वैसे ही ये जो नवंबर का महीना है, इसको एडॉप्शन अवेयरनेस मंथ के फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल बॉडी है वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। थीम किसी भी चीज की आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, इसकी थीम इन्होंने क्या रखा है? रिहेबिलिटेशन ऑफ ओल्डर चिल्ड्रन थ्रू फॉस्टर केयर एंड फॉस्टर एडॉप्शन। मतलब बच्चों के एडॉप्शन पर ध्यान देने की बात की जा रही है कि जो भी बच्चे हैं, ताकि उनका लाइफ सेफ सिक्योर हो जाए, उनको भी एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार मिल पाए, तो लोगों को अवेयर करना। और इसीलिए ये जो महीना है इस फॉर्म में मनाया जाता है ताकि लार्जर पब्लिक को इस तरीके में या इन चीजों में एंगेज कर पाए, ताकि उनको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल पाए, ताकि वो बच्चों को सही तरीके से लीगलाइज फॉर्म में अडॉप्ट कर पाए। और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक समझ लीजिए कि कंक्लूडिंग इसको कंक्लूड करने के लिए 21 ऑफ नवंबर को लखनऊ में एक ओकेजन सेलिब्रेट करने की योजना बनाई है। इसके साथ-साथ इसमें जो एक मेन रिस्पॉन्सिबल बॉडी है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसीलिए नवंबर को एक नेशनल एडॉप्टेशन या एडॉप्शन अवेयरनेस मंथ के रूप में प्रमोट करता है, ताकि लोगों को में अवेयरनेस जाग पाए, ताकि आप लीगल एडॉप्शन या जो एडॉप्टेशन का तरीका है, लीगल वैध तरीका, उसको उसके बारे में लोग जानकारी ले पाएँ और जानकारी के साथ-साथ कैसे लोग एडॉप्ट कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इनको मिल पाए। क्योंकि कई लोगों का मानना होता है कि कई सारी चीज़ें इसमें दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो अगर इस टाइप की चीज़ें लोगों को अवेयर किया जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है बच्चों का जो फ्यूचर है वो भी बनाने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर 2 चीज़ हैं, एक तो ये लेटेस्ट जो इससे रिलेटेड एक ओकेज़न सेलिब्रेट किया जा रहा है, कहाँ पर? तो वो लखनऊ में। दूसरा, रिसोर्स अथॉरिटी जो है कारा, शॉर्ट में जो नाम दिया गया है, जो इस टाइप की चीज़ें कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर बात आई है मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर। अब ट्रांसीवर का मतलब ये है कि भाई कोई चीज़ ऐसी बनाई गई है जो किसी पर्टिकुलर चीज़ को रिसीव करने के लिए काम कर रही है, और जैसे कि वेव ट्रांसीवर है। अब सबसे काम की चीज़ इसमें क्या है कि ये है क्या? अब वेव जनरली हम लोग साउंड या टेलीकम्युनिकेशन में पर्टिकुलर चीज़ यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जिसका शॉर्ट में नाम है सी-डॉट, इसने आईआईटी रुड़की के साथ एक कोलैबोरेशन किया है ताकि मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर को डेवलप किया जा सके। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ताकि आप लगातार 5G 4G कनेक्टिविटी जो प्रमोट करते हैं, तो रूरल एरियाज में 5G कनेक्टिविटी को इनहेंस किया जा सके, इसलिए इसकी शुरुआत की गई है। 2 लोग ने कोलैबोरेट किया है, सीओटी दैट मीन्स सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, और इसके साथ-साथ आईआईटी रुड़की ने। इसका जो मेन पर्पस है, ये जो स्कीम लाई गई है, ताकि इंडियन स्टार्टअप्स को फंडिंग की जा सके, इसके साथ-साथ एकेडमिक्स एंड आर-एन-डी इंस्टीट्यूशन को, ताकि वो कुछ इस टाइप की चीज़ों को डिज़ाइन या डेवलप करें ताकि जो टेलीकम्युनिकेशन के प्रोडक्ट होते हैं और उनसे रिलेटेड जो ज़रूरी सॉल्यूशन है, उसको आप ढूँढ पाएँ और इफ़ेक्टिव मैनर में इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। क्योंकि कहीं न कहीं अगर ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाएँगी, तो इसका फ़ायदा या सीधा फ़ायदा लोगों को होगा, स्पेशली इन रूरल एरियाज़ में, ताकि हम इंटरनेट पेनिट्रेशन कर पाएँगे या इस टाइप की चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाया जा सकेगा। और इसीलिए अगर इस टाइप की चीज़ें डेवलप हो पाएँगी, तो एक तो ब्रॉडबैंड और मोबाइल सर्विसेज़ लोगों के लिए अफोर्डेबल हो जाएगा। और ये जो सरकार का
एम है डिजिटल इंडिया बनाने का, तो उसमें भी हेल्प मिलेगी। तो ये जो गैप होता है रूरल और अर्बन का, जहाँ पर डिजिटल सर्विसेज आसानी से पहुंच पाती हैं, रूरल एरियाज में नहीं पहुंच पाते, ब्रॉडबैंड की सुविधा नहीं है, तो उस गैप को भरा जा सकेगा इस टाइप की चीजों से। तो यहाँ पर दो लोगों का कोलैब है, तो एक ये याद रखिएगा, सेंटर ऑफ टेलीमेटिक्स, और किसके साथ मिलकर, आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर ये मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर को लॉन्च किया है। ये उसका हिंदी वर्जन है, ताकि स्टार्टअप और इस टाइप की चीजों को बढ़ाया जा सके। तीसरी न्यूज है हमारी कि जैसे कि लगातार ग्रुपिंग की मीटिंग होती है, दो देश लगातार मीटिंग कर रहे होते हैं ताकि अपनी डिफरेंट टाइप की, चाहे सिविल हो चाहे डिफेंस हो, इस टाइप की चीजों को प्रमोट कर पाए। तो वैसे ही 21st एडिशन हुआ है इंडिया और यूएस मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप का। ये कहाँ कराया गया? न्यू दिल्ली में कराया गया। एक चीज और याद रखिएगा, इंडिया और यूएस का एक ग्रुप है जिसे आप क्वाड के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्वाड में 4 देश हैं, जिसमें इंडिया है, इंडिया के साथ साथ यूएस है, यूएस के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया है, और इसके साथ साथ जापान है। तो ये भी एक रीजनल ग्रुपिंग है, जो ग्रुपिंग है जो इंडो पैसिफिक रीजन में इस टाइप की चीजों को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। अगर इसकी बात करें, दैट मीन्स कई सारे एग्रीमेंट देशों के बीच में होते हैं, तो रिसेंट में कई सारे एग्रीमेंट इंडिया ने और देशों के साथ भी किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बात की जाए कि रिसेंट में, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जैसे इंडिया और सिंगापुर ने आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट किया था ताकि डिजिटल टेक्नोलॉजी एज वेल एज सेमी कंडक्टर को प्रमोट किया जा सके, दैट मीन्स उनके निर्माण को बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ इंडिया ने ही आपके दैट मीन्स कोलंबिया के साथ भी रिसेंट में एक एग्रीमेंट साइन किया, ताकि जो ऑडियो विजुअल कंपनी प्रोडक्शन एग्रीमेंट है, इसको बढ़ाया जा सके। किस चीज को बढ़ावा देने के लिए? ऑडियो विजुअल कंपनी प्रोडक्शन एग्रीमेंट, इस टाइप को बढ़ावा देने के लिए ये सारी चीजें की गई। तो जहां जहां इस टाइप की चीजें प्रमोट की जा रही है, उनको जरूर आप याद रखें। इसके साथ साथ अगर बात करें कि और कहां कहां पर सरकार ने या इस टाइप की चीजें की हैं, तो इंडिया ने रिसेंट में ही रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान के साथ भी एग्रीमेंट किया था, उज्बेकिस्तान के साथ। और यहां पर हमको क्या प्रमोट करना था? बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना था इन तजिकिस्तान में। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें लगातार सरकार के थ्रू की जा रही है, और जो भी इस टाइप की चीजें की जा रही हैं, उसे आप याद रखें। कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट का तरीका भी होता है जो सरकार कर रही होती है। तो ये जो इंडिया और यूएस का 21st एडिशन है, ये न्यू दिल्ली में कराया जा रहा है। एक टाइप का ये क्या है? एक टाइप का ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है। तो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इनको भी जरा याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात आई है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब ये किस चीज से रिलेटेड है? तो देखिए, पहली चीज तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात आई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये जैसा कि नाम लिखा ही है कि भाई बैंक की तरह काम कर रहा है, दैट मीन्स लोगों को लोन देने की कहीं ना कहीं हेल्प करता होगा। लेकिन अगर बात किया जाए एडीबी की, तो ईडीबी एक रीजनल, इसे बैंक कह सकते हैं, नाम से पता लग रहा है एशिया रीजन में किसी को भी लोन चाहिए तो आसानी से प्रोवाइड करने की चीज कौन करता है? दैट मीन्स एडीबी करता है। तो कुछ इंफॉर्मेशन एडीबी के बारे में जान लें। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, तो सबसे पहले कोई भी चीज आती है, इसका हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 1966 में हुआ था। अब एक चीज और याद रखिएगा, देखिए, अब ये रीजनल बैंक बोल दिया गया, दैट मीन्स एशियन बैंक है, तो इसका ये मतलब नहीं कि इसमें केवल एशिया के देश ही सम्मिलित हैं। एक्चुअली इसमें कुछ नॉन रीजनल कंट्रीज भी हैं जो इस रीजन से बिलोंग ना करते हुए इसका हिस्सा, और इनकी संख्या लगभग कितनी है? 20 है। जिसमें अगर बात करें तो एक देश और ऐड हुआ है, और ये इसी के बाद टोटल इसमें मेंबर्स की संख्या 69 हो गई है। और ये 69 मेंबर जुड़ने वाला कौन है? इजराइल। तो ये लेटेस्ट में ऐड हुआ है, तो जो भी लेटेस्ट में ऐड हुए हैं, इनको जरूर आप याद रखें। तो इस टाइप की चीजें लगातार ऐड हो रही हैं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कई सारे देश ऐड हुए हैं। वो जैसे जैसे आते जाएंगे वो हम लोग पढ़ते जाएंगे, लेकिन फिलहाल एडीबी के बारे में याद रखिएगा।
इसराइल इसमें 69 नंबर का देश ऐड हुआ है और टोटल नंबर्स कितने हो गए? 69 हो। अब देखिए यहाँ एडीबी की बात आई है, तो अगर एडीबी की बात आई है तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ एडीबी ने किस चीज का एग्रीमेंट किया? तो यहाँ पर लगभग $200 मिलियन का लोन दिया गया है एडीबी के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट को, ताकि आप वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, साफ सफाई, अर्बन मोबिलिटी और अदर जो अर्बन सर्विसेज, शहरी सुविधाएं होती हैं, उनको आप आसानी से पहुंचा पाए। और ये पर्टिकुलर किस स्टेट की बात कर रहा है? तो उत्तराखंड के लिए दिया गया है। और इसका अगर मेन ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो अर्बन सर्विस, जिसकी वजह से लोगों का लाइबिलिटी, रहना सहना और सस्टेनेबिलिटी जो शहरों की है उसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसके तहत जो मेन ऑब्जेक्टिव है, देखिए एक तो वाटर सरफेस लगभग 100% लोगों तक, एरिया तक वाटर पहुंच पाए, और इसके लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट पाइपलाइन बिछाई जाएगी लगभग 1024 किलोमीटर। जैसे बहुत ज्यादा ठंडियों में पाइप हार्ड हो जाती, पानी जम जाता है तो लोगों तक पानी नहीं पहुंच पाता, तो इस टाइप की चीजें किया जाएगा। इसके लिए इसके साथ साथ 26 ट्यूबवेल्स, रिजर्वायर और लगभग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात करें तो लगभग 3.5 मिलियन लीटर पर डे का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाया जाएगा। सैनिटेशन कवरेज को विकास नगर में इंप्रूव किया जाएगा, सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी लगभग 2000 हाउस होल्ड तक। तो इस टाइप की चीजें लगातार प्रमोट की जा रही हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है। और अगर कोई भी चीज इम्पोर्टेंट हो रही है तो वो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस टाइप की चीजों को याद रखिए। अब देखिए अगर हम लोग एडीबी की बात करें, तो अगर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें कि कौन कौन सी एडीबी में चीजें हो पा रही हैं या एडीबी की वजह से कौन कौन सी चीजें आई हैं, तो एक यहाँ पर बहुत सिंपल सी अगर चीजों की बात करें कि कौन कौन सा डेवलपमेंट या कौन कौन सी चीजें एडीबी के थ्रू दिया गया है, तो देखिएगा एडीबी ने काफी हेल्प की है रिसेंट में, और कई जगह पर एडीबी का नाम आता है। वो क्यों आता है एडीबी का नाम? क्योंकि एडीबी ने इंडिया को कई सारे सेक्टर्स में अभी रिसेंट में लोन प्रोवाइड किया है। अब ये किन सेक्टर्स में लोन प्रोवाइड किया है? तो जैसे अगर बात किया जाए, यहाँ पे तो $200 मिलियन का लोन था जो कि उत्तराखंड को दिया गया वाटर सैनिटेशन एंड ऑल के लिए। इससे पहले एडीबी ने $170 मिलियन का लोन दिया है, और ये किस पर्पस के लिए दिया था? ये इंडिया को पेंडेमिक प्रिपेयरनेस के लिए दिया गया। पेंडेमिक प्रिपेयरनेस के लिए दिया गया, ताकि कोई भी प्रिपेयरनेस के लिए, अगर कोई भी पेंडेमिक आती है उसके लिए बेहतर रिस्पॉन्स आप तैयार कर पाए। इसके साथ साथ अगेन $200 मिलियन का लोन इंडिया को किस लिए दिया गया है? स्पेशली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए दिया गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। इसके साथ साथ लगभग $250 मिलियन का लोन एडीबी ने प्रोवाइड किया। किस लिए प्रोवाइड किया? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के लिए। और रिसेंट में $50 मिलियन का लोन दिया गया है फॉर वाटर रिसोर्स एंड मैनेजमेंट के लिए, वाटर रिसोर्स एंड मैनेजमेंट के लिए। तो ये बैक टू बैक एडीबी के थ्रू कई सारे दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन किए गए हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो इसको जरूर याद रखें। ये थोड़ी सी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ। वो क्या है? ये उसका हिंदी वर्जन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एडीबी ने कैसे या किस तरीके से काम कर रहा है, तो इसको जरूर आप ध्यान दें। इसके साथ साथ अगली न्यूज आती है हमारी, और वो न्यूज किस चीज से रिलेटेड है कि यूनियन होम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, दैट मीन्स श्री अमित शाह ने एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रल सेशन का उद्घाटन किया है या लॉन्च किया है, एड्रेस किया है, संबोधन किया है। और कहां पर किया है? न्यू दिल्ली में किया है। तो दैट मीन्स ये पीआईबी की न्यूज है, क्योंकि टेररिज्म के अगेंस्ट इंडिया की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी चल रही है। कई सारी एक्टिविटीज इंडिया लगातार ऑपरेशन चलाया करता है इस टाइप की चीजों को एलिमिनेट करने के लिए। इसलिए यहाँ पर बस इतना याद रखिएगा कि एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस जिसको अमित शाह ने एड्रेस किया है, संबोधित किया है, ये कहाँ कराया गया? न्यू दिल्ली में कराएगी। अगली न्यूज की तरफ बढ़े तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जितेंद्र सिंह
ने नेशन वाइड डिजिटल लाइफ एक सर्टिफिकेट कैंपेन चलाया 3.0 फॉर डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ पेंशनर। अब ये है क्या, इसको थोड़ा सा समझिएगा। तो देखिए, पेंशनर के लिए चलाया गया है, तो जाहिर सी बात है पेंशनर की सुविधाएं को आसान करने के लिए इस टाइप की चीजें सरकार शुरू करता है। तो पहले अगर कुछ फैक्ट की बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, एक बार वो हम लोग जान लें, तो फिर मैं बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज की ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है, जिसे आप जीवन प्रमाण कहते हैं। कोई भी पेंशनर हो उसे हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है, ताकि उसकी बिना किसी ऑब्स्टेकल के, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन से लगातार दैट मीन्स पेंशन आती रहे। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के समय में डिजिटल एम्पावरमेंट फॉर पेंशनर बढ़ाने का तरीका है, जिसको 2014 में लॉन्च किया था। और इसमें जो सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया था, मतलब कुल मिलाकर इसे ऑनलाइन कर दिया जाए। और इसमें फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम कब लॉन्च किया गया? 2021 में। कहने का मतलब ये है कि इसकी शुरुआत 2014 से क्यों हुई। देखिए, सरकार का एम था, और वो एम क्या था? नेशनल फर्स्ट सिटीजन एंड फर्स्ट अप्रोच। ये क्या है? देखिए, पहले हर बार लोगों को अपडेट कराने के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र पेंशन के लिए या तो पोस्ट ऑफिस या तो पेंशन ऑफिस जाना पड़ता था। तो इसे इजी और कन्वीनियंट बनाने के लिए आप डिजिटल इंडिया को लगातार प्रमोट करते हैं, तो डिजिटली ये सब सारी चीजें हो पाए, इसलिए इस टाइप के सिस्टम को इसीलिए लिखा भी है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आप दीजिए। आपको खुद नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई कई एजेड पर्सन भी है, तो ये सुविधा 90 प्लस एज के लोग भी उठा सकते हैं, जो लोग हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सरकार ने इस टाइप की चीजों को लॉन्च किया। तो ये जो आपका डिजिटल लाइफ कैंपेन है 3.0, ये लगभग 800 सिटीज टाउन्स में मिलाकर चलाया जाएगा, और इसके लिए 1900 कैंप लगाए गए हैं, 1100 नोडल ऑफिस बनाए जाएंगे ये नवंबर में, ताकि ऑल पेंशनर कैन सबमिट देयर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर कंफर्ट ऑफ देयर हाउस और ए पेंशन डिसबर्सिंग बैंक। देखिए, साफ साफ लिखा है। अब इसमें बैंक्स और आईपीपीबी की बात आई है, जिसे पोस्ट ऑफिस कहते हैं, तो बहुत ज्यादा बार बार ऑफिस या दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए सरकार कैंपिंग कर रही है, ताकि इस टाइप की चीजों को अपडेट किया जा सके। इसमें एसबीआई का भी नाम आया है, और जैसे बैंकों की बात, पीएनबी का भी आया है। आईपीपीबी आपके सामने है ही है, और इसके सामने यूआईडीएआई, जो आपके लिए आधार ऑथेंटिकेट करती है, वो भी है। इसमें लगभग 19 पेंशन डिसबर्सिंग बैंक है, जिसमें एसबीआई पीएनबी भी इंक्लूडेड है, और 57 पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन है, जिसके तहत गवर्नमेंट इस टाइप के अप्रोच को लोगों तक पहुंचाएगी। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव या एम क्या रहा है? तो सरकार का ऑब्जेक्टिव एक ही है, और वो ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इम्प्रूव पेंशन वेलफेयर। तो पेंशन वेलफेयर से रिलेटेड, और पेंशन वेलफेयर किसके थ्रू? थ्रू डिजिटल एम्पावरमेंट। डिजिटल एम्पावरमेंट को बढ़ाकर इस टाइप की चीजों को बढ़ावा दिया जा सके। एक चीज और याद रखिएगा, ये सब चीजें सरकार लगातार कर रही है। तो ये तीसरा कैंपेन है। इसका मतलब जो फर्स्ट कैंपेन आया था वो आपका 2022 में आया था, जो लगभग 37 सिटीज को कवर किया गया था। और सेकंड कैंपेन जो आया था वो 2023 में आया था, जिसके तहत 100 सिटीज को कवर किया गया था। और यहाँ पे लगभग 800 सिटीज को कवर किया जाएगा। तो धीरे धीरे एक्सपेंशन हो रहा है, ताकि लोगों को इस टाइप की चीजें आसानी से पहुंचाई जा सके। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट न्यूज की तरफ। यहाँ पर श्री पीयूष गोयल ने एक ब्राउचर एंड फिल्म फॉर ग्लोबल मोबिलिटी लॉन्च किया, जिसका एक एक्सपो है, जिसका नाम रखा गया भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025। एक तो लगातार हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रहे हैं, और इसीलिए इस टाइप की चीजें सरकार प्रमोट कर रही है, ताकि आप इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड को अट्रैक्ट कर पाए। और इसीलिए इस टाइप का एक्सपो 17 से 22 जनवरी के बीच लगाया जाएगा। कहाँ लगाया जाएगा? दिल्ली एनसीआर में लगाया जाएगा। तो बस ये याद रखिएगा, भारत मोबिलिटी एक्सपो कहाँ पर? तो दिल्ली एनसीआर में 17 से 22 जनवरी में। और इसको लॉन्च किसने किया? तो श्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया। ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज। अब ये फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज है क्या? देखिए, ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसको किसने लॉन्च किया है, कि दैट मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, किसी और एनजीओ ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, आपके इंडिया की जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इसने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा है? फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज। ये है क्या? इसका जो ऑब्जेक्टिव है, लोगों को इंस्पायर करना है, ताकि आप
कोई फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट को डेवलप कर पाए ग्लोबल लेवल पर, या जितने भी आप इनोवेटिव अप्रोच है, इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, उनके डेवलपमेंट को हेल्प मिल पाए लोगों को, जिससे लोगों को इसका फायदा हो पाए। और अगर इस टाइप की चीजों में आप हेल्प करेंगे, इनोवेटिव अप्रोच लेकर आएंगे, तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा उसको निर्माण करने में या उसको लोगों तक पहुंचाने में आसानी हो पाएगी। इसीलिए फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज ये लॉन्च किया है, ताकि आप नए इनिशिएटिव लें और नए इनिशिएटिव के तहत ऐसे इनोवेटिव चीजों को डेवलप करें जिसका फायदा लोगों तक पहुंच पाए। तो इसीलिए इसका नाम ही दे दिया गया है फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज। देखिए साफ साफ लिखा भी है, जिनका परीक्षण या विकास वैश्विक स्तर पर नहीं किया गया, जो शुरुआत से लेकर अंतिम उत्पाद विकास तक इन परियोजनाओं का समर्थन करता है। तो मतलब अभी आपने टेस्ट नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो उस चीजों को या उस टाइप के प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए आईसीएमआर ने इस टाइप की चीज लॉन्च किया। अब एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये याद रखिएगा आईसीएमआर के बारे में, जिसे आप इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहते हैं। देखिए 1911 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन शुरुआती दौर में इसका नाम क्या था? इसका नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन इसका नाम था, लेकिन इसको रीनेम किया गया 1949 में, और तब से आप इसे किस नाम से जानते हैं? आईसीएमआर के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो मेन ऑब्जेक्टिव यही है, टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड एड्रेस नेशनल हेल्थ चैलेंजेस। तो जो भी आपके पास चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको अपने इनोवेटिव अप्रोच को अपनाकर इसको सही या ठीक किया जाए। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज होने वाली है। एक्चुअली है क्या यहाँ पर, जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम चलता है, कई सारे प्रोग्राम चलाता है यूएनईपी, और यहाँ पर प्रोग्राम चलाया जा रहा है मीथेन रिडक्शन इनिशिएटिव का। तो ये पहली ऐसी कंपनी है, कायरन ऑयल एंड गैस, फर्स्ट इन इंडिया टू ज्वाइन द यूएनईपी इन द मीथेन रिडक्शन इनिशिएटिव। तो ये लगातार मीथेन के प्रोडक्शन या मीथेन को कम करने के लिए इस टाइप का प्रोग्राम शुरू किया गया, क्योंकि लगातार इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड का भी ऑब्जेक्टिव रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग नेट जीरो कार्बन इमिशन को अचीव कर पाए। तो यहाँ पर द पार्टनरशिप अलाइन विद कायरन, कायरन का जो गोल है वो ये है कि ये पर्टिकुलर कंपनी की बात हो रही है जो नेट जीरो कार्बन इमिशन 2030 तक अचीव करेगा। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी कई सारे टारगेट रखे हैं। जैसे कई सारे टारगेट में इंडिया का नेट जीरो कार्बन इमिशन कब तक हो जाएगा? 2070 तक। हम एनर्जी इंडिपेंडेंट कब तक हो जाएंगे? तो एनर्जी इंडिपेंडेंट की बात करें तो 2050 तक। दैट में जो फॉसिल फ्यूल एंड ऑल है उस पर डिपेंडेंसी कम करेंगे। इसीलिए लगातार इंडिया रीन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रहा है। तो इस टाइप की चीजें लगातार इंडिया ने भी कही है, और यहाँ पर इस कंपनी का नाम भी आया है। तो इस कंपनी को याद रखिएगा, कायरन ऑयल ने यूएनईपी। अब देखिए यूएनईपी की बात आया है तो हेडक्वार्टर आपसे पूछ लेता है, तो यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है आपका कीनिया, दैट मीन्स नैरोबी में। तो नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है और इस टाइप की चीजों को प्रमोट करता है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज होने वाली। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पर नाम आया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जिसे आप आईएसए कहते हैं, और इसका नाम लगातार आता है। अब है क्या कि आईएसए की प्रेसिडेंटशिप के लिए दोबारा से किसको इलेक्ट किया गया है? इंडिया को री इलेक्ट किया गया है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है? क्योंकि देखिए लगातार, जैसा अभी मैंने कहा, इंडिया की जीरो कार्बन इमिशन की तरफ प्रमोट कर रही है, और ये तभी हो पाएगा जब हम रीन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर पाए। इसीलिए 2015 में इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इस इनिशिएटिव की शुरुआत की, जिसे आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहते हैं। इसको याद रखिएगा, जिसे आप क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहते हैं। अब ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए पहली चीज तो ये रीन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करता है, ताकि सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सके, इससे हम अपनी एनर्जी की जरूरतों को पूरा कर पाए। और ये एकमात्र ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंडिया में। इसीलिए लगातार इंडिया इसे प्रमोट करता आया है, और इंडिया कई सारे इस टाइप के चीजों में अपना कंट्रीब्यूशन भी शो करता है। और हेडक्वार्टर इसका इंडिया में कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, गुरुग्राम हरियाणा। तो इसे याद रखिएगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए
कि अभी प्रेजेंट में इसमें कितने देश हो चुके हैं, तो प्रेजेंट में इसमें देश जुड़ने वाले 103 हो चुके हैं। बैक टू बैक कई सारे देश ऐड हुए हैं, जैसे 99 नंबर पे बात करें तो स्पेन ऐड हुआ है, 100 नंबर की बात करें तो पराग्वे ऐड हुआ है, 101 पर बात करें तो नेपाल इसमें ऐड हुआ है, और 102 पर न्यूजीलैंड, और लेटेस्ट में 103 नंबर की बात करें तो सीरिया इसमें ऐड हुआ है। इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी जैसे अभी तक यहाँ पर अजय माथुर डायरेक्टर इसके चल रहे थे, जिनका टाइम पीरियड 14 मार्च 2025 को खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर इंडिया की तरफ से नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन आईएसए का बनने वाला है। दैट मीन्स डायरेक्टर, 3 डायरेक्टर्स को सेलेक्ट किया गया है, जिसमें से एक इंडिया का है। तो किसका नाम है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और एक चीज और है, लगातार इसको इंडिया के प्रमोट करने का रीजन ये भी है कि इंडिया यहाँ पर, इंडिया का टारगेट है कि हम जो अपना सोलर सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है उसे हम $1 ट्रिलियन तक पहुंचाना चाहते हैं, $1 ट्रिलियन। और इसका टारगेट इन्होंने कब तक रखा है, 2030 तक रखा है। तो ये डायरेक्टर का नाम भी आया था, क्योंकि अभी ये मीटिंग दिल्ली में कराई भी गई थी, तो वहां पर ये चीजें सेलेक्ट की गई, अपॉइंट हुए। तो अब ये न्यूज किस चीज से रिलेटेड है, तो न्यूज आप समझ ही गए होंगे कि इंडिया को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है और इलेक्ट किया गया है। और इसके साथ साथ को प्रेसिडेंशियल के फॉर्म में 2 साल के लिए, याद रखिएगा, 2024 से 26 के लिए इंडिया और फ्रांस को सिलेक्ट किया गया है। इसमें 4 रीजनल ग्रुप्स भी इंक्लूड होते हैं, मतलब अफ्रीका के भी हैं, एशिया के भी, पैसिफिक के भी, यूरोप के भी हैं, और लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन। जितने भी आपके रीजन्स मेंबर आते हैं उनको यहाँ पर सदस्यता दी गई। और इसी के बाद टोटल संख्या कितनी हो गई, 103 हो गई, जिसमें लेटेस्ट आपका कौन है, दैट में सीरिया है। तो इस टाइप की चीजें थोड़ा सा याद रखें। और ये हमारे लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आता है तो उसका अपडेट करते चलें। दैट मीन्स यहाँ पर आपका हेडक्वार्टर, जैसे इससे पहले अभी एडीबी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और ये आईएसए है, दैट मीन्स इंटरनेशनल सोलर लैब्स। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है आपसे रिलेटेड, ये वेलफेयर स्कीम्स के तहत आएगी, क्योंकि सरकार लगातार, सरकार का एम ही है वेलफेयर करना, लोगों तक वेलफेयर पहुंचाना। और इसीलिए यहाँ पर भारत आटा और भारत राइस, ये क्या है, ये एक टाइप का, दैट मीन्स नाम से पता लग रहा है आटा और राइस है। और ये क्या है, ये सब्सिडाइज आटा, और जैसे भारत ब्रांड के साथ सरकार ने लॉन्च किया था, ताकि लोगों को सब्सिडाइज रेट पर आटा और राइस दिया जा सके। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, और इसके साथ साथ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, श्री प्रहलाद जोशी ने फेज 2 लॉन्च किया। ये जरूर याद रखिएगा, इसका मतलब फेज 1 लॉन्च हो चुका है। तो ये फेज 2 लॉन्च किया गया है, जहां पर लोगों को सब्सिडाइज फॉर्म में भारत आटा और भारत राइस दिया जाएगा, ताकि लोगों को सस्ती दर पर ये सब सारी चीजों को पहुंचाया जा सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडाइज रेट पर ये सारी चीजें, एसेंशियल फूड आइटम्स लोगों तक पहुंचाएगा। और इसीलिए इन्होंने भारत आटा को 30 रुपए पर केजी और भारत राइस को 34 रुपए पर केजी तक फेज 2 में बांटने की बात कही है, और इसीलिए इसका नाम ही रखा है भारत ब्रांड। ठीक। और ये कितने किलो के बैग में दिया जाएगा, रिस्पेक्टिवली 5 और 10 किलोग्राम के बैग में ये चीज आएगी। और फेज 2 के इनिशियल फेज में लगभग 3.69 लाख मीट्रिक टन चावल और 2.91 मीट्रिक टन राइस प्रोवाइड किया जाएगा। और इस टाइप की चीजें ये फेज 1 में भी लॉन्च कर चुके हैं, वहां पर रेट सस्ता था, लेकिन यहाँ पर रेट बढ़ गया, शायद 24 या 27 रुपए के लगभग था, जिसके बाद इन्फ्लेशन ऐड होने के बाद जिसका रेट 30 और 34 रुपए पहुंच गया है। तो इस टाइप की चीजें याद रखिएगा, सरकार लगातार वेलफेयर स्कीम्स के लिए की जाती है, और सरकार ने इसी भारत ब्रांड के साथ लॉन्च किया था। और इसमें 3 चीजें हैं, एक तो प्राइस एमआरपी याद रखिएगा, फेज 2 याद रखिएगा, और कितने किलो बैग में आता है। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ, ये इसी से रिलेटेड है, हिंदी वर्जन। अब देखिए, यहाँ पर डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए इंडिया ने एक समझौता साइन किया है अल्जीरिया के साथ। ये, और साइन करने के लिए आपके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान ने अल्जीरिया में विजिट किया, और वहां पर इंडिया और अल्जीरिया के संबंधों को मजबूत करने के लिए, ताकि हम अपने डिफेंस कोऑपरेशन को और मजबूत कर पाए, इसलिए इंडिया ने अल्जीरिया के साथ इस टाइप का एग्रीमेंट साइन किया।
और इसके साथ-साथ इंडिया और अल्जीरिया के बीच में इसीलिए ये सारी चीज़ें सरकार करती है ताकि जो सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव है मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस टाइप की चीज़ों को प्रमोट कर पाएँ और इसमें कहीं न कहीं सरकार को लगता है कि अल्जीरिया का अगर कोलैबोरेशन मिलेगा तो हम इसे ज़्यादा दैट मीन्स बढ़ावा या अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। लोकेशन ज़रूर देख लीजिएगा, ये नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट है, लीबिया है, माली है, मॉरिशस है, मोरक्को है, ट्यूनीशिया और इसी के बीच में कहीं न कहीं ये अल्जीरिया आपका सिचुएटेड है, ठीक? अब थोड़ा-सा अगर आप रिसेंट की बात करेंगे तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पर इंडिया ने अल्जीरिया के साथ किया है, इसी से पहले इंडिया ने जर्मनी के साथ भी एक एग्रीमेंट साइन किया था और ये एग्रीमेंट किसमें साइन किया? टू प्रमोट लेबर मोबिलिटी फैक्ट, लेबर मोबिलिटी के लिए जर्मनी के साथ किया गया। इंडिया ने मॉरिशस के साथ भी इस टाइप का एग्रीमेंट किया और मॉरिशस के साथ बायलैटरल ट्रेड और बायलैटरल चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए ये एग्रीमेंट हुआ। इसके साथ-साथ रिसेंट में इंडिया ने यूएई के साथ भी एक एग्रीमेंट साइन किया और यूएई के साथ एग्रीमेंट ताकि हम लोग अपना न्यूक्लियर एनर्जी, फॉसिल फ्यूल और फूड सिक्योरिटी को अचीव कर पाएँ। इसके साथ-साथ अगर बात करें और इंडिया ने किस देशों के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, तो बहुत सारे देशों का नाम आता है। सिंगापुर के साथ भी इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था ताकि आप डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड सेमीकंडक्टर को बढ़ावा दे पाएँ। तो इस टाइप की चीज़ें लगातार आती जा रही हैं। जमैका के साथ भी ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो कहीं न कहीं ये सब लगातार चीज़ें इंडिया प्रमोट कर रहा है ताकि हम अपने डिफेंस और अदर टाइज़ को मजबूत कर पाएँ। अपॉइंटमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है, तो रिसेंट में कई सारे अपॉइंटमेंट हुए हैं, उसे भी हम लोग देखते चलेंगे। लेकिन यहाँ पर ड्यूमो बोको जिन्हें आप सामने देख सकते हैं, बोट्सवाना के प्रेसिडेंट के फॉर्म में इलेक्ट किया गया। किस पार्टी के ये ज़रूर याद रखिएगा। यूडीसी से बिलॉन्ग करते हैं, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे जो 6 प्रेसिडेंट बने हैं। अगर रिसेंट में बात करें तो जापान के पीएम भी अपॉइंट हुए थे जिनका नाम क्या था शिगेरू इशिबा पीएम अपॉइंट किए गए। रिसेंट में अभी आपके ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए। ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट की बात करें तो काइस सईदी जो कि सेकंड टाइम के लिए अपॉइंट हुए थे, सेकंड टर्म के लिए। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया के भी प्रेसिडेंट का नाम आया था जिनका नाम था प्राबावो सुबियांतो सुबियांतो इनका नाम था। और अगर वियतनाम की बात करें तो वियतनाम में भी लियोंग क्योंग करके पर्सन अपॉइंट हुए हैं, दैट मीन्स प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। तो ड्यूमा बोको और इसके बाद ये अदर 4 तो टोटल 5 यहाँ पर हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी साथ-साथ लिखते जाइएगा। अब ये इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ आपके लिए है, वो क्यों है? एक्चुअली यहाँ पर नाम आया एफएसआईबी। पहली बात तो एफएसआईबी का फुल फॉर्म क्या है? तो फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशनल बोर्ड, जिसे आप एफएसआईबी कहते हैं। एक्चुअली ये एफएसआईबी 2022 में आया था और किसको रिप्लेस करके आया था? तो बैंक बोर्ड ब्यूरो को रिप्लेस करके आया था। ये वो वर्ल्ड बॉडी थी जो आपके जो हेड होते हैं बैंकों के उनको अपॉइंट करती थी और इसीलिए और उसके बाद थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए इन्होंने एफएसआईबी को लाया, जो आपके पब्लिक सेक्टर इवन एनबीएफसीज़ में जो भी हेड हैं उनको अपॉइंट करने के लिए बनाई गई। अब एफएसआईबी ने रिकमेंड किया आईएफसीआई। आईएफसीआई का यहाँ फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसके एमडी सीईओ की पोस्ट के लिए जो इनके डिप्टी एमडी हैं राहुल भावे का नाम सुझाया है और इसीलिए वही मैंने आपसे कहा कि एफएसआईबी ट्रिपल बी की जगह पर आया। तो ये इस टाइप की कंपनीज जो भी हैं आपकी बैंकिंग एंड ऑल उनके हेड कौन होने चाहिए उनका नाम रिकमेंड करता है। तो एफएसआईबी हैज रिकमेंडेड पलाश श्रीवास्तव फॉर द पोजीशन ऑफ द डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो जो डिप्टी हैं उनकी वो तो आपके हेड बन जाएंगे एमडी सीईओ और डिप्टी के लिए पलाश श्रीवास्तव का नाम आया है। और फाइनल डिसीजन जो एफएसआईबी का है इसको इन्होंने अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट के पास भेज दिया है। तो इनके
फाइनल डिसीजन पर ये कैबिनेट कमेटी निर्णय लेगी। अब एक चीज यहाँ पर और आती है कि एफएसआईबी के कौन हेड है, तो फार्मर सेक्रेटरी भानु प्रताप शर्मा जो ट्रिपल बी के भी बैंक बोर्ड ब्यूरो के हेड थे, वो अभी तक चले आ रहे हैं, तो एक्चुअली वही है। तो एफएसआईबी के हेड यहाँ पर ये हो गए। आईएफसीआई के एमडी राहुल भावे को बनाए जाने का रिकमेंडेशन किया गया है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर एक न्यूज आई है एआईएम आईसीडी के वाटर इनोवेशन चैलेंज, और इसके लिए इंडो ने डेनमार्क का कोलाबोरेशन हुआ है या इस टाइप के एग्रीमेंट को साइन किया गया। अब ये 4th एडिशन है। पहली बात तो किस नंबर का एडिशन है ये चीज याद रखिएगा, ये 4th एडिशन है। अभी हम लोग एक एक के बारे में देखेंगे, ये एआईएम या आईसीडी के है क्या। तो यहाँ पर एक वाटर इनोवेशन चैलेंज है 2024 का नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल एक्शन के नाम पर, जिसकी शुरुआत कोपेनहेगन डेनमार्क में की गई। और यहाँ पर इन्होंने एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट को हासिल किया, वो है इंडो दानिश ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसके तहत यहाँ जो पार्टिसिपेटिंग टीम है वो कई सारे कैंप या इस टाइप के सेशन अचीव करेगी, जिसके तहत डिजिटल टेक समिट की जाएगी। और ये समिट कब होगा, 30 से 31 अक्टूबर। कहाँ पर होगा, कोपेनहेगन डेनमार्क में होगा। ये चीज याद रखिएगा, इसीलिए यहाँ पर इंडिया और इसका कोलेब्रेशन है, ये चीज यहाँ पर लिखी गई है। लेकिन ये एक्चुअली है क्या, देखिए ये जो एआईएम का नाम आया है, ये है आपका अटल इनोवेशन मिशन, जो कि नीति आयोग का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि नीति आयोग का नाम आता है, तो नीति आयोग आपके सरकार के लिए एक थिंक टैंक है जो इस टाइप के कामों को करती है। दैट मीन्स इनोवेशन है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। और इसी के तहत बायलैटरल ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में डेनमार्क का सहयोग मिल पाए, इसलिए अटल इनोवेशन मिशन ने ओपन इनोवेशन वाटर चैलेंज को लॉन्च किया था विद द पार्टनरशिप ऑफ आईसीडी के, जिसका नाम है इनोवेशन सेंटर डेनमार्क। द विनर्स ऑफ द चैलेंज, दैट मीन्स वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर के प्रति अवेयर कराने का ये है। और इसमें जो भी विनर होगा ये पार्टिसिपेट कर पाएंगे नेक्स्ट जनरेशन सिटी एक्शन प्रोग्राम में, engage with young talents from the leading university and innovation hub of the 5 countries। तो इसको याद रखिएगा, जो भी यहाँ पर इस चैलेंज को जीतेगा वो नेक्स्ट जनरेशन सिटी एक्शन ट्रायल में पार्टिसिपेट करेगा। और उसके साथ साथ और उनको मौका मिलेगा कि जो वर्ल्ड की डिफरेंट लीडिंग यूनिवर्सिटीज हैं और इनोवेशन हब है लगभग 5 देशों में, उनके साथ आपसी जो भी है दैट मीन्स अपनी चीजों को बढ़ाने का मौका मिलेगा, शेयर करने का मौका मिलेगा। तो ये सब सारी चीजें यहाँ पर आती हैं, तो इसलिए याद रखिएगा एआईएम, तो ये अटल इनोवेशन मिशन है नीति आयोग के बारे। इसके साथ साथ आपकी जो देश की प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने डे एट सी अटेंड किया। कहां पर, गोवा में अटेंड किया। और किसके थ्रू, आईएनएस विक्रांत के तहत इन्होंने यहाँ पर डिफरेंट ऑपरेशन, मिसाइल फायरिंग ड्रिल्स, इन सारी चीजों का जायजा लिया। और इन्हीं के स्टेटमेंट, 2-4 चीजें इनके स्टेटमेंट आई है क्योंकि काफी प्राउड मोमेंट था इनके हिसाब से, मतलब जो इन्होंने अपनी स्पीच में कहा है कि इंडिया की कोस्ट लाइन, एक तो ये इंफॉर्मेशन है 7500 किलोमीटर लॉन्ग है। इसके साथ साथ इंडिया ने इंडिया का सेकंड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन आईएनएस अरिघाट भी लॉन्च किया था कुछ दिन पहले। इसके साथ साथ इंडियन नेवी ने फर्स्ट वुमेन कमांडिंग ऑफिसर बोल्ड की वॉरशिप पर, और इसके साथ साथ इंडियन नेवी हैज गॉट इट्स फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट भी है। ये कुछ 4 चीजें हुई हैं जो लगातार ये स्ट्रेंथन करने के लिए किया जा रहा है इंडिया के डिफेंस सेक्टर को। और इसीलिए प्रेसिडेंट मुर्मू ने भी डे एट सी के नाम से गोवा में ऐसे किया। तो इस टाइप की चीजें याद रखिएगा जो हमारे लिए लगातार आ रही हैं। तो आज के लिए इतना ही इस सेशन में, तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहे। थैंक यू।